आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का वीडियो है चेक के बारे में। बात यह है कि अगर चेक देने वाला चेक क्लियर होने से पहले अगर मर जाए तो उसका क्या होगा। चेक बाउंस के बारे में पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं। एक ज़रूरी सवाल आता है कि चेक देने वाली पार्टी अगर किसी कारण से मर जाए तो क्या होगा आगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में पल भर का भी भरोसा नहीं। उसी तरह बात बिल्कुल सही है कि चेक जिसने पेमेंट की है वो रिसीव होने तक जीवित रहे, ये ज़रूरी भी नहीं। इसके लिए 2-3 एक्सपेक्ट हैं, 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं और साथ ही ये इंटरेस्टिंग भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कोई चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की 138 धारा के तहत अपराध माना जाता है। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसके साथ आपको बैंक से मेमो मिलेगी जिसमें उसका रीज़न लिखा होगा। 30 दिन के अंदर 15 दिन का नोटिस देकर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इस बारे में डिटेल में हमने और वीडियो में हमारी बताया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम मुख्यतः इसी बारे में बात करेंगे कि चेक देने वाली पार्टी की अगर डेथ हो जाए तो क्या करें। देखिए, इसमें मुख्यतः 2 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये होती है कि जब हमने चेक बाउंस का जो केस लगाया, पार्टी की जिसने चेक दिया हमें, उसकी डेथ उससे पहले ही हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब हमने केस लगाया लेकिन उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया। डिसीजन आने से पहले उसमें जिसने अक्यूज्ड की डेथ हो गई। पहली स्थिति में अगर डेथ हो गई कि चेक लगाने से पहले, केस शुरू होने से पहले, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब 138 की कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि कानून में इसके लिए समाधान नहीं है, उसके लिए भी है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक बात तो क्लियर हुई कि चेक जिस पार्टी ने दिया है उसकी डेथ पहले हो गई और चेक कंप्लेंट बाद में फाइल होती है 138 वाली, तो उस केस में वो हो ही नहीं सकती। ये बात तो क्लियर हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल कर रखी है लेकिन अभी उसका नतीजा नहीं आया, फाइनल डिसीजन नहीं आया, और जिस पार्टी ने हमें चेक दिया था, चेक देने वाली पार्टी की डेथ हो जाती है। यहाँ ये भी क्लियर है, चेक देने वाली पार्टी यानी अक्यूज्ड की अगर डेथ हो जाती है तो केस ख़त्म हो जाएगा। अगर जिसने चेक लिया है उस पार्टी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर उसे केस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अक्यूज्ड की अगर डेथ हो जाती है जिसने चेक दिया है तो केस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो रेमेडी बचती है वो ये है, हमें चेक इशू करने वाली पार्टी के लीगल हेयर्स के खिलाफ सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 37 के अंतर्गत केस फाइल कर सकते हैं। एनआई एक्ट में 138 में वो क्रिमिनल केस है, लेकिन उन पर हम सिविल केस भी दर्ज कर सकते हैं। सिविल केस में एक बात है कि इसमें लिमिटेशन होती है कि लिमिटेशन के अंदर अंदर ही आपको केस फाइल किया जा सकता है। जैसे रुपयों के लिए लिमिटेशन है 3 साल तक रखी गई है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल किया जा सकता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, 138 के चेक बाउंस के केस के साथ साथ रिकवरी का सिविल सूट भी दाखिल कर सकते हैं, और जहां तक संभव हो तो दोनों केस ही हमें करने चाहिए, यानी कि चेक बाउंस का भी और रिकवरी सूट भी, दोनों। काफ़ी लोगों को लगता है कि दोनों केस एक साथ नहीं चला सकते, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। 138 और सिविल सूट दोनों एक साथ चल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि इनकी दोनों जो रेमेडीज़ हैं दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि 138 में जो कंप्लेंट का जो नेचर है वो क्रिमिनल नेचर की है। अब इस क्रिमिनल कंप्लेंट में आपको चेक की अमाउंट की 2 गुनी पेनल्टी तक आपको मिल सकती है, जो यूँ समझें कि एक तरह की सज़ा के रूप में दी जाती है। अपने रुपयों की रिकवरी के लिए सिविल केस फाइल करना आपका अधिकार है। एनआई एक्ट के 138 के साथ साथ अगर आप रिकवरी सूट फाइल करते हैं तो इसके लिए चेक की अमाउंट का जो हिसाब है उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस तो देनी पड़ती है। देखो, लेकिन ऐसे सिविल केस के कई फ़ायदे भी हैं। जैसे चेक देने वाली पार्टी की अगर डेथ हो जाए तो आप उसके लीगल हेयर के खिलाफ केस कर सकते हैं, उसको पार्टी बनाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, यानी कि केस को आगे कंटिन्यू चलाया जा सकता है। ऐसे रिकवरी केसेस समरी प्रोसीजर के अंतर्गत फाइल किए जाते हैं जिसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। एक और फ़ायदा सुन लो,
आप रिकवरी सूट में ब्याज उसके साथ साथ खर्चे भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन 138 की कंप्लेंट में ऐसा नहीं किया जा सकता। आपने केवल 138 की कंप्लेंट फाइल की है और सिविल सूट फाइल नहीं किया है। 3 साल के अंदर या 3 साल के भीतर चेक इशू करने वाली पार्टी की डेथ हो जाती है तो ये ऑप्शन रहता है कि लीगल हायर के खिलाफ रुपयों की रिकवरी के लिए आप केस कर सकते हैं। थोड़ा और समझो, आपने सिर्फ 138 की कंप्लेंट की, उसके चलते चलते केस 3 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद अक्यूज्ड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद आप रिकवरी सूट नहीं डाल सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं कर सकते। इसी स्थिति से बचने के लिए अगर संभव हो तो दोनों ही केस आपको फाइल करने चाहिए। अब मान लीजिए केस चल रहा है, 3 साल होने वाले हैं, आपको लगता है कि यार ये जो केस है ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा, लंबा चलेगा, इसका भी एक समाधान है कि सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आप अगर एक लाइक करेंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने में हौसला मिलेगा। धन्यवाद आपका।